आज मैं आपको अकाउंटिंग इन योर लैंग्वेज, लेखांकन आपकी भाषा में, बिल्कुल ही एक रोचक कहानी के माध्यम से आज मैं आपको पूरा अकाउंटिंग समझाता हूँ। सबसे पहले बात है कि अकाउंटिंग हमारा किसी न किसी प्रकार से व्यापार से जुड़ा हुआ बातें हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के द्वारा प्राय हम व्यापारिक प्रकार की क्रियाओं को ही लिखते, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज यहीं से हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब आदमी के कंधों पर बोझ आता है, मान लेते हैं कि आप पढ़ लिख कर तैयार हो गए, लेकिन किसी कारणवश आपको रोजगार नहीं मिला, आप शादी ब्याह कर लिए हैं, बाल बच्चों का बोझ है, माता पिता का बोझ है, तो कोई न कोई एक्टिविटीज जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता है उसको आप करने के लिए अग्रसर होंगे, क्योंकि धन कमाना हर इंसान की पहली प्राथमिकता होती है उस उम्र में जब प्रायः उसके कंधों पर बोझ आ जाता है। सपोज दैट आपके कंधों पर परिवार चलाने का बोझ आ गया, अर्थात आप नौकरी नहीं मिलने के चलते किसी न किसी प्रकार से धन को उपार्जित करना है, तो आप एक व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं। आप चाहे ABCD कुछ भी हो, माना कि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आप हैं राम। एक कहानी के द्वारा पूरी अकाउंटिंग को आप समझिए, और इसको समझने के लिए आप किताब की भाषा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताबों की भाषा थोड़ा जटिल हुआ करती है, जिसको पढ़ने के बाद समझ में कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन इसी लेखांकन को अगर आपकी भाषा में बताया जाए तो वह पूरी तरह से समझ में आता है। माना कि एक ट्रेडर है और एक ट्रेड है। शुरुआत यहीं से होता है कि राम एक व्यक्ति है जो प्राय धन कमाने के लिए एक व्यापार की स्थापना करना चाहता है। दैट मीन्स अब आप राम न रहकर एक व्यापार की स्थापना करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेड। इसको हम व्यापार और व्यापारी के संबंध भी कहते हैं। जब आप एक ट्रेड की कल्पना करते हैं, हर आदमी अपने जीवन में प्राय बड़े बड़े सपने देखा जाता है। सपने बड़े ही होने चाहिए और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलकर सफलता हासिल करने का नाम ही प्राय व्यापार करना होता है। इस संदर्भ में एक छोटा सा कहानी आपको हम सुनाना चाहता हूं, अर्थात धीरू भाई अंबानी, जिसको प्राय प्रत्येक आदमी आज के समय में जानता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे दूसरा अमीर आदमी है, हमारे देश का गौरव है। अर्थात धीरू भाई बहुत ही गरीब परिवार का हुआ करते थे, अर्थात उसके पास व्यापार करने के लिए कोई धन भी नहीं था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टकारक बिताया, अर्थात उन्होंने फल को भी बेचा है लाभ कमाने के लिए, क्योंकि उसके कंधों पर परिवार को चलाने का बोझ आ गया, तो स्वाभाविक रूप से वह कुछ न कुछ तो करेगा ही। तो धीरू भाई अंबानी शुरू के वर्षों में उन्होंने फल भी बेचा। फल नहीं चल सका, बिक्री उससे धन उपार्जन नहीं हो सका, तो उन्होंने पकौड़े का दुकान भी खोला। उससे भी वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने नौकरी भी किया। नौकरी करते 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 उसकी दिमाग उस बहुत बड़े सपने को देख रहा था, लेकिन प्राय पेट्रोल पंप पर नौकरी करने से उसके सपने कभी पूरे नहीं किए जा सकते थे। अर्थात उसी पेट्रोल पंप के बगल में एक चाय की दुकान हुआ करते थे, जिसमें चाय 25 पैसे का प्राप्त होता था। उस समय की बात है जब 1962 की बात कर रहे हैं। 25 पैसे में चाय प्राप्त होता था, लेकिन वह बहुत बड़े कैंटीन में जाकर चाय पीता था, जहां पर 25 पैसा से कहीं अधिक गुना उसको चुकाना पड़ता था। अब ऐसा क्यों करता था? तो उसका मानना था
कि कुछ पैसे चाय पर अधिक खर्च करके वह बड़े बड़े लोगों के बीच में जाकर बैठता था, उनकी बातों को सुनता था, समझता था और वहीं से उसने एक व्यापारिक आइडिया निकाला और उसी व्यापारिक आइडिया के बल पर बढ़ते बढ़ते आज वह इतना बड़ा हो गया है कि हमारे देश में बिल्कुल अडानी और अंबानी के रूप में छा गया। उनके दो लड़के थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो आज के दौर का सबसे सफल व्यापारी कहा जाता है। इसीलिए व्यापार कहता है नौकरी ना करें। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो प्राय नौकरी को तरजीह नहीं देते, अर्थात वह व्यापार करना चाहते हैं क्योंकि व्यापार में ही करोड़पति बनने के सपने को साकार किया जा सकता है। नौकरी में वह संभावना बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात वह नौकर ही बनकर रह जाएंगे। लाखों में खेल सकते हैं लेकिन अरबों और खरबों और विश्व का दूसरा और तीसरा अमीर बनने की सपने नहीं देख सकते। उसी धीरू भाई अंबानी ने कहा करते हैं, आज भी उनकी बातें याद आती है, वह कहा करते थे कि सपने इंसान को हमेशा बहुत बड़े देखने चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना चाहिए। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर, दैट मीन्स जो जितनी कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ता है वह जीवन में सफलता हासिल करता है और धीरू भाई अंबानी ने इसको सच करके दिखाया है। आज मैं इसी से इसकी शुरुआत करता हूं कि आप एक राम है, आपके ऊपर परिवार का चलाने का कंधों पर बोझ आ गया है, तो आप नौकरी न मिलने के कारण कुछ न कुछ तो धन उपार्जन के लिए करेंगे। आप एक व्यापार की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यापार की स्थापना, अर्थात यह आपका ट्रेड है। सबसे पहली आवश्यकता इस व्यापार की क्या होती है? किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम रुपये की जरूरत होती है, जिसे व्यापारिक शब्दों में पूंजी कहा जाता है। अर्थात यह राम के द्वारा प्राय अपनी जितनी भी पूंजी होती है वह सब लगा देता है। इस व्यापार को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता 25 करोड़ है। मान लिया जाए राम के पास 5 करोड़ है, तो 20 करोड़ की आवश्यकता की पूर्ति वो कहां से करेगा? तो वह करेगा ही, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया है कि हमको व्यापार करना है। तो अपनी सारी पूंजी 5 करोड़ इसके अंतर्गत डाल देता है और 20 करोड़ की पूंजी वो प्राय बैंक से, यहाँ पर कई प्रकार से हम कर्ज को लाते हैं। कर्ज ब्याज के आधार पर दिया जाता है। किसी भी व्यापार को प्राय बैंक के द्वारा कर्ज सुविधाजनक तरीके से प्राप्त हो जाता है, बशर्ते कि बैंक को यह विश्वास हो कि हमारा कर्ज आपके यहाँ सुरक्षित रहेगा। तो मान लिया जाए कि 20-25 करोड़ की आवश्यकता की पूर्ति हो गया, अर्थात राम ने अपनी पूंजी 5 करोड़ लगाया और 20 करोड़ जो कम पड़ रहा था उसकी आवश्यकता की पूर्ति उन्होंने बैंक से कर्ज के रूप में ले लिया। इस प्रकार व्यापार को कुल 25 करोड़ प्राप्त हो गए। 2 रूपों में यह प्राप्त हुआ। नंबर 1, अब राम बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि व्यापारी और व्यापार का संबंध बिल्कुल अलग अलग होता है। अब राम इस व्यापार का मालिक जरूर होता है, लेकिन बिल्कुल इसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस व्यापार से अलग हो जाता है। व्यापार एक आर्टिफिशियल प्रश्न के रूप में जन्म लेता है। आर्टिफिशियल प्रश्न, पर्सन्स, अर्थात यह नेचुरल पर्सन्स है। यह जो बता रहे हैं इस विश्वास और भरोसे के साथ कि आपको कम से कम 3 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल इंटरेस्ट सिस्टम या गोल्डन रूल जिसको कहते हैं, यह आपको जानकारी होती है। अर्थात रूल्स तीनों आपको आते होंगे। इसी विश्वास के साथ हम विदाउट रूल्स इसको पढ़ना प्रारंभ किए। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम और प्रॉफिट। ये 3 बहुत ही सरल रूल है, लेकिन इस 3 सरल रूल का प्रयोग एक कठिन काम होता है। यही कारण है कि हम रात दिन प्राय इसी चीज को पढ़ते 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 पूरी आधी जिंदगी तो मैं खपा ही देता हूं, इसके बाद पूरी तरह से हमें समझ में आ जाती है। इस प्रकार ये राम ने जो अपना पैसा लगाया व्यापार में, यह राम का पैसा व्यापार के अंतर्गत कैपिटल के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात राम अब बिल्कुल अलग हो गया व्यापार से। व्यापार का अपना एक नाम है जिसका नाम दे देते हैं राम एंड ब्रदर्स। राम एंड ब्रदर्स एक फर्म का नाम हो गया। अर्थात राम अब इस व्यापार को करने के लिए आवश्यक नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है और कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन स्वयं नहीं चल सकता। अर्थात उसको चलाने के लिए नेचुरल पर्सन की आवश्यकता होती है। अर्थात यह तो बनावटी व्यक्ति, बनावटी व्यक्ति वाला स्वयं कैसे चल सकता है? न इसके पास सोचने के लिए दिमाग है, न लिखने के लिए कलम है। मीन्स यह तो बनावटी है। जो राम के द्वारा इस नाम की रचना की गई, हर एक व्यापार के नाम की एक रचना की जाती है। इस प्रकार से नाम को रखा जाता है ताकि बहुत जल्द ही जल्द पूरे देश के अंतर्गत इस नाम का प्रचलन लोगों के जुबान पर आने लग जाए। नाम कुछ ऐसा मिलता जुलता व्यापार का रखा जाना चाहिए। हमने यहां साधारणतः राम एंड ब्रदर्स रख लिया, तो राम व्यापार से अलग हो गया। अर्थात राम का काम सिर्फ है इस व्यापार को चलाने के संबंध में जितने भी पॉलिसियां बनाना है। व्यापार को जब कोई भी जरूरत हो, आवश्यकता हो संसाधन की, तो उसकी पूर्ति करना ही सिर्फ राम का काम है। बाकी इस व्यापार को चलाने के लिए सो मेनी हैंड्स, अनेकानेक हाथ होते हैं, जिसको प्रायः नियुक्त किया जाता है, वही व्यापार के मस्तिष्क का काम करता है। दैट मीन्स दे हैव ए माइंड ऑफ ट्रेड। अर्थात अनेकानेक लोग जो व्यापार के अंतर्गत काम करते हैं वही व्यापार को चलाते हैं और वही उसका माइंड हो जाता है, मस्तिष्क हो जाता है, वही सोचता है और वही सोच के अनुसार इस व्यापार को गति प्रदान करता है। अर्थात अब यहां पर 2 बातें हुई। एक तो कैपिटल हुआ, दूसरा बैंक से हमने जो लिया है वह बैंक लोन कहलाता है। बैंक लोन, यहीं से एक बैलेंस शीट की उत्पत्ति होती है। अर्थात यहां से बैलेंस शीट की उत्पत्ति होती है। एक तरफ कैपिटल, दैट मीन्स दैट इज ए लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसे कहते हैं? जो व्यापार के माथे पर कर्ज अथवा बोझ हो। यहां पर उसके माथे पर 25,000, प्रारंभिक रूप से उसके माथे पर 25 करोड़ की लायबिलिटीज है। 5 करोड़ की लायबिलिटीज मालिक के प्रति और 20 करोड़ की लायबिलिटीज बैंक के प्रति। इस प्रकार आपको कुछ एसेट्स के रूप में, जिसे हम कैश कहते हैं, आपको 25 करोड़ प्राप्त हो गया। दैट इज द इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। इनिशियल स्टेज, सबसे पहले जब भी कोई जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो यही आता है, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट। अर्थात इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कहा जाता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हम अपने शब्दों में इसे समझाते हैं। लायबिलिटीज 2 प्रकार की होती है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैं सारा अकाउंटिंग इसी के आधार पर बताऊंगा कि लायबिलिटीज मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है। एक इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जितने भी इंटरनल लायबिलिटीज है वह पेबल टू राम होते हैं। दैट मीन्स पेबल टू ऑनर्स। ये इंटरनल लायबिलिटी जो अंदर के लोगों के प्रति देय हो,
तो यह 5 करोड़ अभी प्रारंभिक तौर पर किसको देना है? तो राम को देना है। राम को कब देंगे इसकी कोई अभी चर्चा नहीं है। राम ने अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ लगाया और राम ने ही अपने ही प्रयास से बैंक से 20 करोड़ का लोन लिया। इस प्रकार से व्यापार की जो 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति, इसका काम ही है संसाधन को जुटाना। तो प्रारंभिक तौर पर जो हमने अनुमान किया था कि हमें 25 करोड़ का व्यापार शुरू करना है, तो राम ने उस फर्ज को पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद राम इनएक्टिव, इसके लिए इनएक्टिव है। दैट मीन्स दैट इज नॉट ए वर्किंग हैंड ऑफ दिस बिजनेस। वह व्यापार का कोई वर्किंग हैंड नहीं है, बल्कि राम हमेशा पॉलिसी मेकर की भूमिका में होता है, जिसका काम दूर से बैठकर व्यापार पर नजर रखना होता है, व्यापार की कमियों को पूरा करना होता है। राम का इतना ही ड्यूटी रह जाता है। बाकी व्यापार के कार्य को करने वाला सैकड़ों लोग होते हैं, वही सैकड़ों लोग प्राय व्यापार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब बाह्य दायित्व, अर्थात व्यापार के माथे पर ऐसा कर्ज अथवा बोझ जो बाहर के लोगों को देना है। दैट मीन्स यह अंदर के लोग हैं और ये बाहर के लोग हैं। इसको इंटरनल लायबिलिटीज मीन्स व्यापार के दृष्टिकोण से। अब हम जितना भी बात सोचेंगे व्यापार की दृष्टि से सोचेंगे, क्योंकि हम व्यापार की बही को लिखते हैं। अर्थात रूल्स जितने भी 3 प्रकार के बने हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दिस मीन्स व्यापार के दृष्टिकोण से उस नियम को बनाया गया है। राम के दृष्टिकोण से उस नियम को कभी पढ़ना नहीं। दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट ऑन बिहाफ ऑफ दिस ट्रेड। वह व्यापार के दृष्टिकोण से मीन्स व्यापार का कौन रिसीवर और गिवर है, व्यापार में क्या आ रहा क्या जा रहा है, व्यापार के कौन से खर्च हैं और कौन से आगम है, कौन सी प्राप्ति है, ये सब इसके नजर से, इसके दृष्टिकोण से बोला जाता है। राम के दृष्टिकोण से नहीं बोला जाता है। यहां पर राम इज ऑल्सो ए क्रेडिटर ऑफ दिस बिजनेस, बैंक इज ऑल्सो ए क्रेडिटर ऑफ दिस बिजनेस। दैट मीन्स दोनों ही का ट्रीटमेंट व्यापार में एक ही जैसा होता है। अंतर केवल इतना ही है कि यह इंटरनल टाइप ऑफ क्रेडिटर है और यह एक्सटर्नल टाइप ऑफ क्रेडिटर है। अर्थात दोनों इस व्यापार का लेनदार। इसकी लेनदारी जो 5 करोड़ है, व्यापारिक जीवन में कभी यह निकालने का प्रयास नहीं करता है। कभी कभार अपने उद्देश्य के लिए, अपने प्राइवेट प्रयोग के लिए छोटे स्तर पर इसको जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि मालिक ड्राइंग भी करता है, निकासी भी करता है। लेकिन जब बड़े स्तर के व्यापार को पढ़ेंगे तो वहां ड्राइंग नामक कोई शब्द नहीं होता है। वहां प्राइवेट यूज के लिए व्यापार से रुपया निकालने की कोई बात नहीं होती। तो यह इंटरनल लायबिलिटीज ऑफ दिस बिजनेस, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ दिस बिजनेस, इस प्रकार से ये प्रारंभिक बैलेंस शीट इसका तैयार हो जाता है और एक इक्वेशन बनता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब पुनः आगे की ओर बढ़ेंगे। सपोज दैट ये आपका बैलेंस शीट हो गया। एक तरफ आ गया कैपिटल, एक हुआ बैंक लोन, ये हुआ 5 करोड़, ये हुआ 20 करोड़। समझते जाइए। इसके द्वारा हमारे व्यापार में एक एसेट्स बना, ये लायबिलिटीज कहलाता है। दैट मीन्स यह व्यापार के माथे पर कर्ज है। एक इंटरनल क्रेडिटर है, एक एक्सटर्नल क्रेडिटर है। ये बाहर के लोग लेनदार हैं, ये अंदर के लोग लेनदार हैं। इंटरनल का मतलब जो अंदर है और अंदर का मतलब हमेशा ये मालिक को ही संबोधित करता है। इधर आपको कैश के रूप में एसेट्स हो गया 25 करोड़ का। अब सवाल है कि 25 करोड़ को क्या करना है।
रखे रहना है या इसका प्रयोग करना है। अर्थात पहली ट्रांजैक्शंस की घटना घट चुकी है और उसका जर्नल एंट्रीज हम बनाए हैं, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, और इतने से ही हमको एक इक्वेशन मिल गया कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब व्यापार में इसके तत्पश्चात इसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, हर एक ट्रांजैक्शन से प्राय पूंजी, इंटरनल लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज या कैश में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन प्लस माइनस के रूप में आएगा। जब हम कोई नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को अंजाम देंगे तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को अंजाम तो देना ही है। अभी हमने व्यापार शुरू कहाँ किया है, अभी हमने व्यापार के सपने को साकार नहीं किया है, अभी बिल्कुल मैं प्रारंभिक दौर में हूं। अब इस कैश को आप क्या कीजिएगा, प्रयोग किस चीज के लिए, अर्थात व्यापार के उन संसाधनों को इस 25 करोड़ से जुटाइएगा जिस संसाधन के द्वारा आप व्यापार के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। स्वाभाविक रूप से इस 25 करोड़ से जैसे जैसे रुपया, जैसे आप कोई फैक्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, कल्पना करते हैं कि हम कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आपको प्लांट खरीदना होगा, मशीनरी खरीदना होगा। प्लांट खरीद लीजिए 5 करोड़ का, मशीनरी खरीद लीजिए 4 करोड़ का, इस प्रकार 9 करोड़ खत्म हो गया। तब यहां कितना बचा, तो 9 करोड़ खत्म हो गया, तो यह कैश हमेशा परिवर्तित होते रहेगा। अब यह 16 करोड़ बचा, यह चला गया आपके फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बहुत चीज लगते हैं, कारखाने के अंतर्गत प्लांट है, मशीनरी है, प्रीमाइसेस है, परिसर है, अर्थात एक फैक्ट्री का पूरा ढांचा खड़ा करते हैं, तो इसमें ये सारी बातें आती है। अब आपके पास 16 करोड़ रुपया है, इस 16 करोड़ को आप क्या कीजिएगा, अभी और भी बहुत सारी संपत्तियां खरीदेंगे। दैट मीन्स नाम रख देते हैं अदर एसेट्स। अदर एसेट्स आपने 5 करोड़ का खरीद लिया, फिर तो ये बच गया आपका 11 करोड़। अब 11 करोड़ सारा 25 करोड़ सारा क्या इसी चीज में लगा दीजिएगा, तो आप व्यापार क्या कीजिएगा भाई। व्यापार करने के लिए भी नगदी की आवश्यकता होती है, अर्थात अब इस 11 करोड़ का प्रयोग उन साधनों में कीजिएगा जिसके द्वारा आप व्यापार कीजिएगा। यह तो व्यापार का सेटअप तैयार करना हुआ, दैट इज द इंस्टॉलेशन ऑफ बिजनेस। अर्थात व्यापार करने के साइट का चुनाव करते हैं, वहां पर फैक्ट्री के साथ जो सामान मंगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ बरस तो इसे लगाते हुए निकल जाता है। अर्थात यह सब करने के लिए भी आपको नगदी की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स 11 करोड़ आपके पास नगद उस चीज के लिए है जिसके द्वारा आप व्यापार को गतिमान करेंगे, गतिशील बनाए रखेंगे। अर्थात इसी 11 करोड़ से व्यापार के अंतर्गत माल खरीदेंगे। अगर आपके पास फैक्ट्री है तो माल के रूप में कच्चा माल खरीदिएगा और उसे तैयार माल बनाइएगा। व्यापार के अनेकानेक रूप होते हैं, लेकिन हर व्यापार के अंतर्गत प्रायः संपत्ति के स्वरूप भी बदलते हैं। अगर आपका व्यापार फैक्ट्री वाला नहीं है, कारखाना नहीं है, कच्चे माल से तैयार माल बनाना नहीं है, तो शायद इस प्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, यही मानकर हम चलते हैं, तो आपको प्लांट, मशीनरी एंड अदर टाइप ऑफ एसेट्स जैसे लूज टूल्स इत्यादि वगैरह की आवश्यकता होगी। इस इन्वेस्टमेंट को मीन्स हम 25 करोड़ टोटल इन्वेस्ट करेंगे। 25 करोड़ में हमने 11 करोड़ बचा लिया और 14 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इसको हमने क्या नाम दिया, ये है फिक्स्ड। इसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, अस्थाई संपत्ति, जो प्राय किसी व्यापार के अंतर्गत वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है। हम रोज रोज फैक्ट्रियां खड़ा नहीं करते हैं, अर्थात आज खड़ा कर दिए हैं तो यह फैक्ट्री के अंतर्गत वर्षों तक काम करेगा। दैट मीन्स दैट इज ए वन टाइम ट्रांजैक्शन।
लेकिन जो मेनी टाइम्स ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं वह 11 करोड़ से करेंगे। 11 करोड़ से मेनी टाइम ट्रांजेक्शन्स का मतलब जो ट्रांजेक्शन्स रेकरिंग टाइप में मीन्स दिन प्रतिदिन जिसको करना पड़ता है उसके लिए हमने 11 करोड़ बचा लिया, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स और इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसको कहते हैं चालू पूंजी। मीन्स कुल पूंजी को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दैट मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इनटू दिस काइंड्स इज इक्वल टू कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इसे अस्थायी पूंजी का इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और पूंजी का वह भाग जो वर्किंग कैपिटल में यूज किया जाता है उसे फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। इस कैपिटल में हमेशा प्लस माइनस चलता रहता है, अर्थात खरीदते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, जाते हैं, करते रहते हैं। जहां रुपये की नगद की जरूरत होती है उसे 11 करोड़ से इसकी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हमेशा यह बैलेंस शीट इक्वल बराबर की अवस्था में चलता है। वह बराबर की अवस्था क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बड़े व्यापार में इस कैपिटल को प्रायः इक्विटी कह के पुकारा जाता है। बड़े व्यापार अर्थात कंपनी के व्यापार में इसे इक्विटी कहते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के व्यापार में इसे कैपिटल संबोधित किया जाता है। तो कंपनी के लिए ऑनर्स इक्विटी का नाम दिया जाता है और छोटे छोटे व्यापार जो होते हैं उसे प्राय कैपिटल के रूप में संबोधित करते हैं। इस प्रकार एक इक्वेशन बन जाता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यह इक्वेशन है जिसका प्रयोग हम जीवन में करते हैं, जैसे एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अर्थात यह समीकरण रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के आधार पर चलता रहता है और इस समीकरण के द्वारा हम कभी कभी प्रश्नों को हल करने में इस इक्वेशंस का प्रयोग करते हैं कि प्रश्न में कोई दो सूचना आपको प्राप्त है और कहता तीसरी सूचना निकालिए, तो इस इक्वेशंस को हल करके हम दूसरी सूचना प्राप्त कर लेते हैं। तो तीनों सूचनाओं में कोई भी दो सूचना दिया हुआ रह सकता है, एक अब्सेंट रहता है। तो एक अब्सेंट जो रहता है वह दो दिए गए सूचनाओं के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं और इस सूत्र का प्रयोग बहुत ही हायर लेवल तक में किया जाता है। हायर लेवल का मतलब कभी भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह बैलेंस शीट के स्वरूप को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, इसके बाद विस्तार पूर्वक समझेंगे इससे आप क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या बेचते हैं, वर्किंग कैपिटल का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। यही बैलेंस शीट की इसकी बनावट है। यही कारण है कि बैलेंस शीट हमेशा एक इक्वेशन के रूप में होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो बच्चों बिल्कुल ये आपकी भाषा में बता रहे हैं। आपकी भाषा का मतलब हुआ कि आप भी कोई व्यापार कीजिएगा तो शुरुआत कहां से कीजिएगा? तो शुरुआत यहीं से होता है। दैट मीन्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहां हुआ, सेकेंड ट्रांजेक्शन कहां होगा। तो पहले आप प्लांट खरीदिएगा, मशीनरी खरीदिएगा, मीन्स वो सारे संसाधन खरीदिएगा जिसके द्वारा आप व्यापार में सफलतापूर्वक संचालन कर सकें, बैठकर कर सकें। खड़े खड़े कोई व्यापार नहीं किया जाता है, इसलिए प्रारंभिक तौर पर कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा प्राय ऐसे साधनों पर खर्च किए जाते हैं जो प्राय वन टाइम ट्रांजेक्शन होता है और उसका लाभ व्यापार को आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहता है। तो वन टाइम ट्रांजेक्शंस और मेनी टाइम ट्रांजेक्शंस अब आपको समझाने के लिए फिर एक दूसरे बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज कभी आपने रोजनामचा बनाया? कमोडिटीज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। कहिएगा सर कैसा बात कर रहे हैं, कमोडिटीज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट तो आज तक हमने नहीं पढ़ा है।
तो बच्चों बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, रात दिन इसी रोजनामचे को बनाते हैं। अर्थात आप बनाते हैं मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, दैट मीन्स दैट इज ए कमोडिटी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वस्तु का इकाई स्वरूप समझते हैं, इसके समूह को नहीं समझते। अर्थात समूह को समझने की जरूरत है। यह प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी ये सब कुछ नहीं है। अगर इसको आप समझिएगा तो अनेक प्रकार की वस्तुओं को आप समझिएगा। हम वस्तु को 3 तरह से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स कमोडिटीज। ऑल कमोडिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर टू राइट इन द बुक्स। बहियों में लिखने के लिए, लेन देन करने के लिए प्राय कमोडिटीज को 3 स्वरूप में पढ़ना पड़ता है, तभी आप एज ए होल को आप समझ पाएंगे। कमोडिटीज का मतलब हम एक जरा सा लिख देते हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ऑल आर कमोडिटीज। अनेक कमोडिटीज। सुई वस्तु का सबसे छोटा रूप होता है, हवाई जहाज को एग्जाम्पल स्वरूप यहां वस्तु का सबसे बड़ा रूप। तो आपके हाथ में मोबाइल जो है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो ए कमोडिटी। आपके हाथ में कलम, कॉपी, किताब क्या है, दैट इज ऑल्सो कमोडिटीज। आप जिस मकान में रहते हो मकान क्या है, दैट इज ऑल्सो कमोडिटीज। अब आपको व्यापारिक भाषा में उत्तर समझना है, और उत्तर समझना है तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज है। तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक के बीच में न जाने असंख्य वस्तुएं हैं। अर्थात मिट्टी का बर्तन भी कमोडिटीज होता है। कभी समझते नहीं है इस बात को, लेकिन मिट्टी का बर्तन हो, कलम, कॉपी, दवात हो, मकान हो, दुकान हो, बल्ब हो, स्विच हो, ऑल आर कमोडिटीज। और कमोडिटीज का मतलब होता है अर्थात ऐसी चीज, कोई भी चीज जिसका अपना एक मूल्य होता है। हर एक चीज का अपना एक मूल्य होता है, जिस मूल्य पर ही प्राय उसे बेचा और खरीदा जाता है। जैसे मार्कर इज ऑल्सो कमोडिटी, क्योंकि इसका अपना मूल्य है, इसी मूल्य पर हमने इसको खरीद कर लाया, इसका मूल्य है 25 रुपया। अर्थात हर एक कमोडिटीज का अपना एक मूल्य होता है। व्यापार के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं उसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट के रूप में दूसरा कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और पहला कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहां पर व्यापार और व्यापारी के संबंध को अलग अलग कर दिए थे, वह कहलाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अर्थात व्यापार और व्यापारी का संबंध अलग अलग। यहां कहलाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अर्थात कोई भी चीज व्यापार में लेन देन तभी किया जाता है जब उस चीज में मुद्रा का मूल्यांकन किया गया हो। अर्थात कोई भी चीज जिसका मुद्रा के मूल्य में मूल्यांकन किया जा सकता है, ऑल आर कमोडिटी। अर्थात सुई का भी मुद्रा में मूल्यांकन है, तो हवाई जहाज का भी मुद्रा में मूल्यांकन है, आपके मकान का भी मुद्रा में मूल्यांकन होता है। तो ऐसी चीजों को ही प्राय हम कमोडिटीज कहते हैं। कमोडिटीज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रियल कमोडिटीज। रियल कमोडिटीज किसे कहते हैं? तो रियल कमोडिटीज का मतलब ऐसी कमोडिटीज के लिए रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का प्रयोग करते हैं। रियल कमोडिटीज किसे कहते हैं? जो व्यापार में वन टाइम खरीदा जाता है, अनंत समय तक प्रयोग करने के लिए। जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि व्यापार में खरीदते हैं एक टाइम में, और उसका व्यापार में प्रयोग आने वाले 10 वर्षों और 20 वर्षों तक करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल कमोडिटी। ऐसे नेचर के जितने भी कमोडिटीज हैं सबको एक शब्द में रियल कमोडिटीज कहते हैं। अर्थात आपसे अब हम पूछें कि बिल्डिंग क्या है, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो रियल कमोडिटी।
अर्थात व्यापार के पास जो भी बिल्डिंग होती है उसका अनेक वर्षों तक, यूं कहिए कि 100 वर्षों तक उसका प्रयोग किया जाता है, तब भी वह बिल्डिंग खड़ा का खड़ा ही रहता है। दैट मीन्स दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हम इस प्रकार से वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके क्या प्राप्त करते हैं, तो वो कमोडिटीज जो प्राय रियल होता है, जिसे व्यापार की बहियों में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के द्वारा लिखा जाता है। रियल कमोडिटीज आगे चलकर इसी को रियल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसी को आगे चलकर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, पूंजीगत खर्च। और इसी को आगे चलकर एसेट्स की भूमिका में देखते हैं। अर्थात ये सब स्टेप है, सब एक ही चीज है। रियल कमोडिटीज रियल एक्सपेंडिचर है, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहता है। हर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राय एसेट्स को क्रिएट करता है, दैट मीन्स उस संपत्ति को बढ़ाता है जिसका कि हम वर्षों तक प्रयोग करते हैं और व्यापार में उसका लाभ लेते हैं। तो यह रियल कमोडिटीज, अर्थात कमोडिटीज का कुछ भाग आप निकाल दीजिए रियल कमोडिटीज, तब हम दूसरे कमोडिटीज पर पहुंचते हैं। दूसरा है नॉमिनल कमोडिटीज। नॉमिनल कमोडिटीज को रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट से लिखा जाता है। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। नॉमिनल कमोडिटीज के भी प्राय दो भाग होते हैं, एक होता है गुड्स के रूप में और दूसरा होता है पुनः सेल्फ यूटिलाइजेशन। मीन्स इसको परचेज करते हैं, परचेज फॉर सेल, और इसको करते हैं परचेज फॉर सेल्फ यूटिलाइजेशन। सेल्फ यूटिलाइजेशन, यहां सेल्फ यूटिलाइजेशन का मतलब राम नहीं बल्कि राम एंड ब्रदर्स, व्यापार अपने प्रयोग के लिए, ये भी सेल्फ यूटिलाइजेशन। परचेज फॉर सेल्फ यूटिलाइजेशन, इसमें मोर देन 1 ईयर का नेचर होता है, इसमें लेस देन 1 ईयर का नेचर होता है और इसका भी नेचर लेस देन 1 ईयर का होता है। दैट मीन्स इसका क्षणिक प्रयोग करते हैं, यह भी क्षणिक ही होता है। तो गुड्स किसे कहते हैं, अब इसको समझना है। गुड्स माल, अर्थात जिस चीज में आप ट्रेडिंग करते हैं, हर व्यापार कुछ न कुछ अपना एक ट्रेडिंग करता है। कोई कलम बेचने का कारोबार करता है, कोई फर्नीचर बेचने का, कोई स्कूटर बेचने का, कोई 4 व्हीलर बेचने का, कोई हवाई जहाज बेचने का। तो जिस कमोडिटीज में व्यापार डील करता है उस कमोडिटीज का रूपांतर नाम गुड्स के रूप में आता है। अर्थात अगर आप फर्नीचर का कारखाना लगाएं, दैट मीन्स फर्नीचर के लिए कच्चा माल के रूप में क्या खरीदिएगा, लकड़ी, सिल्ली इत्यादि, और उससे फर्नीचर बनाइएगा। उस फर्नीचर को जब आप फर्नीचर का ही उत्पादन कर रहे हैं तो वह फर्नीचर के लिए जितना रॉ मटेरियल्स है वह ऑल आर गुड्स, और उससे बनकर तैयार होने वाला फर्नीचर भी गुड्स ही कहलाता है। अर्थात इसको खरीदते हैं एज ए रॉ मटेरियल के रूप में और बेचते हैं एज ए फर्नीचर्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अब यहां फर्नीचर के भी दो स्वरूप हो जाते हैं। क्या हम अपना व्यापार बिना फर्नीचर कुर्सी टेबल के करेंगे? नहीं करेंगे। अर्थात कुछ फर्नीचर हम व्यापार में भी प्राय इन द लॉन्ग रन लंबे समय के प्रयोग के लिए रखते हैं। तो जो फर्नीचर आप व्यापार में रखते हैं इस उद्देश्य से कि हम इसका प्रयोग व्यापारिक रूप से लंबे समय तक करते रहेंगे, तो वह फर्नीचर आपका रियल कमोडिटीज है। अर्थात हमारे पास फर्नीचर के भी दो रूप हो गए। अर्थात वो फर्नीचर जिस पर हम बैठते हैं, बैठकर काम करते हैं, हमारे स्टाफ काम करते हैं, वह फर्नीचर रियल कमोडिटीज है। लेकिन जो फर्नीचर हम दुकान में लाकर बेचते हैं, किसी भी प्रकार से बेचते हैं, तो वह फर्नीचर गुड्स हो जाता है।
दूसरा, यह नॉमिनल अकाउंट्स का कमोडिटीज कहलाता है, गुड्स। इसको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम के तरह लिखा जाता है, नियम से लिखा जाता है। यहां पर आप एक बात को बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे किताब और बहुत सारे शिक्षक भी पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे किताब को मैंने देखा है, अर्थात इस गुड्स को भी प्राय रूल्स ऑफ रियल अकाउंट के द्वारा एज एन एसेट्स के रूप में मानकर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल्स लगा लेते हैं। टीचर भी कुछ इसको पढ़ाते हैं इसी तरह से, लेकिन यह बिल्कुल सरासर गलत है मेरे दृष्टिकोण से। अर्थात मैं सदैव ही इसको नॉमिनल ट्रीट करता हूं, क्योंकि दोनों की अलग अलग विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कोई भी तैयार माल जितना जल्दी से जल्दी हो सके बिक जाए, दैट मीन्स लेस देन 1 ईयर का कैरेक्टर है। और इसका मोर देन 1 ईयर का कैरेक्टर है, मीन्स इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, लेकिन इसे बेचने के लिए ही रखा जाता है। अर्थात यह नॉमिनल नेचर का है। अब इसमें विवाद में नहीं पड़ना है। जब हमारे सामने कोई ऐसी उपस्थिति होगी तब हम उसके सामने यह साबित करेंगे कि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न फॉर गुड्स के लिए जो ट्रीट किया जाता है वह रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट होल्ड करता है, न कि रूल्स ऑफ रियल अकाउंट होल्ड करता है। ये हाई लेवल की बातें विद्यार्थियों के लिए। अभी आपको जो अच्छा लगे, रियल समझना चाहते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन के द्वारा, और नॉमिनल समझते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के द्वारा। हमारा अंतर का कारण इतना ही है कि यह रियल नहीं कहला सकता है, क्योंकि इसे हम जितना जल्द से जल्द हो व्यापार से निकाल देना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं। तो जिसमें क्षणिक शब्द का प्रयोग हो जाता है वही सब नॉमिनल आइटम कहलाता है। इन द लॉन्ग रन यह गुड्स हमेशा नॉमिनल की ही तरह ट्रीट हो जाता है, होता रहता है। तो बताइए इसको रियल कैसे कहते हैं? कभी बैलेंस शीट के एसेट्स में आपने परचेज देखा है? अगर जरूर परचेज देखते हैं तो हम भी उन्हीं बातों से सहमत होते जो बातों को किताबों में शिक्षकों के द्वारा बताया और समझाया जाता है, वरना हम इसको साबित करने के लिए बिल्कुल सक्षम है कि यह नॉमिनल है। इसके नॉमिनल कैरेक्टर हर जगह मौजूद है और हर जगह इसको हम करेंगे। दूसरा कमोडिटी है परचेज फॉर सेल्फ यूटिलाइजेशन। सेल्फ यूटिलाइजेशन का मतलब व्यापार के लिए, न कि राम के लिए, बल्कि राम एंड ब्रदर्स के लिए। लेस देन 1 ईयर बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, जैसे कॉपी, कलम, स्टेशनरी, ये सब कहलाते हैं जिसका क्षणिक उपयोग व्यापार में करते हैं और उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अर्थात व्यापार में इसकी भी आवश्यकता है, कलम की आवश्यकता है, कॉपी की आवश्यकता है, पोस्टेज की आवश्यकता है, कैरेज की आवश्यकता है, ढुलाई की आवश्यकता है। दैट मीन्स यह सब छोटे छोटे खर्चे हैं, इसका क्षणिक उपयोग व्यापार में करते हैं। क्षणिक उपयोग का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। अर्थात कोई भी कमोडिटी जो 1 साल के नीचे ही वो अपना अस्तित्व बेकार कर दे, बर्बाद कर दे, वो किसी काम के लायक नहीं रहे, तो उसे हम भी नॉमिनल कमोडिटीज कहते हैं और इसका भी लेस देन 1 ईयर यूज होता है, इसीलिए क्षणिक के शब्दों में आता है। यह सब रेकरिंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। रेकरिंग टाइप मीन्स हम अपनी व्यापार की आवश्यकता के अनुसार रोज खरीदते और रोज बेचते हैं, अर्थात रोज खत्म होता है, रोज खरीदते, अर्थात एक बार खरीद कर रख लेते हैं 30 पेन का पैक। 30 पेन खत्म होने में कितना लगेगा? हमारे यहाँ 100 सैकड़ों लोग काम करते हैं, प्रत्येक को एक एक पेन भी दिया जाए तो एक एक पेन के हिसाब से 100 पेन का बंडल हमको खरीदना चाहिए, तब एक एक पेन सबको हाथ में मिलेगा। अर्थात इसके भी छोटे छोटे स्टॉक होते हैं। दैट मीन्स हम बार बार कलम समाप्त हो जाने के बाद उसको बाजार में खरीदने नहीं जाते,
बल्कि उसका भी एक स्टॉक होता है। उस स्टॉक के लेजर को मेंटेन करने वाले भी होते हैं। जब कोई ऑफिस में कलम की आवश्यकता होती है तो वह स्टोर कीपर के पास जाकर उसे रजिस्टर पर इशू कराया जाता है और वह व्यापार में लाकर उसका प्रयोग क्षणिक रूप में किया जाता है। पुनः वह समाप्त हो जाने के बाद पुनः स्टॉक कीपर के पास इस प्रकार से यह छोटी छोटी वस्तुएं भी काम करती है। तो पूरी वस्तु सुई से लेकर हवाई जहाज तक उसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राय इस 3 कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता। तो बच्चों बढ़िया तरह से आप समझिए, अकाउंटिंग इन योर लैंग्वेज, यह लेखांकन आपकी भाषा में, और आपकी भाषा में मैं इसलिए समझा रहा हूं कि किताब की भाषा पढ़ने में आपको समझ में नहीं आती है, तो हम आपकी भाषा में ही प्राय व्यापार और व्यापार के अंतर्गत किए जाने वाले समस्त प्रकार के लेन देन को इसी प्रकार से समझाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये हमारी जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्राय व्यापार में बड़े बड़े रूपों में एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है। अर्थात छोटे रूप से हम बड़े को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बड़े से छोटे को आसानी से नहीं समझ सकते। तो बच्चों आज तक के लिए इतना। पुनः कल यहीं से मैं आपको कंटिन्यू ले जाऊंगा आगे, और पूरा अकाउंटिंग का विश्लेषण। अभी आपके 3 कंसेप्ट हुए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन एस्पेक्ट फॉर डेबिट एंड अदर एस्पेक्ट फॉर क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, उसे व्यापार की बहियों में हमेशा 2 बार लिखा जाता है। एक बार नाम भाग में तो दूसरी बार जमा भाग में लिखा जाता है। दुनिया का कोई ताकत इस डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को नहीं काट सकता है। तो अभी आपके सामने मौखिक रूप में हमने 3 कंसेप्ट की चर्चा की, क्योंकि 3 कंसेप्ट आपके सामने उपस्थित हुआ कि कमोडिटी अर्थात जिस चीज का मुद्रा में मूल्यांकन किया जाए वह ऑल आर कमोडिटी, और कमोडिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, व्यापार और व्यापारी का संबंध अलग अलग हो जाता है जैसे ही हम व्यापार की कल्पना करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम तो ये सर्वमान्य है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की हर एक लेन देन के 2 कंसेप्ट होते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद पड़े तो आप अगले दिन के क्लास को कंटिन्यू कीजिए, और बहुत अच्छा लगने के बाद हमको भी मोटिवेट कीजिए, प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम जो मैं आपके बीच आकर ये वीडियो बनाता हूँ, मैं जो अपना एनर्जी खर्च करता हूँ, इस एनर्जी का कुछ हमको प्राप्त होता है, दैट इज ए टोटली लॉस। इसको भी आप अकाउंटिंग के भाषा में समझिए, ये हमारे लिए एक प्रकार की हानि है। दैट मीन्स हमको कोई गेन ही नहीं है, किसी से हम 2 पैसा लेते ही नहीं, अर्थात लेकिन एक उम्मीद पर कि एक दिन हमको ये 2 पैसा कमाकर देगा, और यह देगा तभी जब आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और जिस दिन हमारा ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गूगल अगर पूरा होगा, तब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, और मोनेटाइज होने के बाद ही हमको कुछ कमाने की संभावना होती है। अभी हम बिल्कुल अपना एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट आप पर लुटा रहे हैं। इसलिए बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि वही वर्तमान में मेरी कमाई है जो प्राय मॉनेटरी नहीं है, मौद्रिक नहीं है, फिर भी यह मेरे लिए आवश्यक है। और आपके लिए क्या है? कुछ नहीं, एक उंगली पुटअप करना है, कोई पैसा नहीं लगना है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना। मिलिए कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।